देखिए 3D। अच्छा देखो, एक लाइन और एक वेक्टर में क्या फर्क है उस चीज को पहले समझो। जो लाइन होती है वो बेसिकली इस तरीके से रहती है और उसमें एरो दोनों तरफ होता है, इधर भी और इधर भी। जो वेक्टर होता है उसमें एक ही तरफ मामला होता है। मतलब जो वेक्टर है वो एक्चुअली में यूनी डायरेक्शनल है, एक ही तरफ है। और जो लाइन है आपकी वो आपकी बाई डायरेक्शनल है, वो दोनों तरफ मूव करती है। जब दोनों तरफ मूव करती है तो मतलब जैसे वेक्टर के साथ होता था तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आप बनाते थे तो इस तरफ वाला ही मामला बनाते थे, इधर वाला। एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा, है ना। और फिर इन्हीं की वैल्यूज को आप, एक को कॉस अल्फा को क्या बोलते थे, एल। कॉस बीटा को क्या बोलते थे, एम। और कॉस गामा को क्या बोलते थे आप, एन, है ना। लेकिन अगर लाइन की बात करें हम तो ये बोथ साइड है, इधर भी और इधर भी। तो जिस तरीके से वेक्टर में आपके एल एम एन एक ही सेट होता है, एक ही पेयर है, एक ही बार निकलता है, लाइन में ये दो बार निकलता है। मतलब दो होते हैं, एक इधर वाला, एक पल्ली तरफ वाला। मतलब लाइन में जब आप बनाते हैं इनको तो आप इसी लाइन को अगर इधर से अगर अल्फा मान रहे हैं तो दूसरी तरफ से यार यही चीज 180 माइनस अल्फा होती है। सही बात है ना। और ऐसे ही अगर यहां पर अगर ये बीटा है तो ये वाला जो होता है ये कितना रहता है आपके पास, पाई। पाई मतलब 180, पाई माइनस बीटा होता है। और ऐसे इसके साथ है, यहाँ अगर गामा है तो ये वाला जो रहता है ये पाई माइनस गामा। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं तो जी एक अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा है। अगर एक बीटा है तो दूसरा पाई माइनस बीटा है। और अगर एक गामा है तो दूसरा पाई माइनस गामा। इसी तरीके से इनकी कॉस की वैल्यूज भी होंगी कुछ। तो जैसे कॉस अल्फा है उसको अगर आपने एल माना है तो दूसरा वाला एंगल का अगर यूज किया जाए पाई माइनस अल्फा, पाई के इम्पैक्ट से कॉस पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे बताओ, ये चीज तो सिखाई है मैंने। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा। और पाई माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, पाई यहां होता है उसमें कुछ माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो मतलब ये माइनस का है। तो मतलब एल आपका एक तो कॉस अल्फा है और एक आपका माइनस कॉस अल्फा। तो मतलब अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो आपके प्लस माइनस एल, ऐसा ही प्लस माइनस एम, और ऐसा ही प्लस माइनस एन। ये डबल सेट होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। डायरेक्शन कोसाइन किसके, लाइन के। ऐसी डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के भी होते हैं लेकिन ये सिंगल सेट होता है क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है। लाइन बाई डायरेक्शनल है तो दोनों तरफ का मामला सॉल्व करना पड़ता है और दो सेट निकल के आते हैं, एल एम और एन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। भैया कैलकुलेशन करने के लिए हम कौन से लें, क्या हम हमेशा मतलब दोनों को कंसिडर करेंगे। देखो अगर से डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो हाँ आपको दोनों को कंसिडर करना चाहिए। पर अगर वो बात क्वेश्चन सॉल्व करने की ही है तो आप प्लस वालों को कंसिडर करोगे, मतलब एल को प्लस रख के करोगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यूज को आप कंसिडर करें, मतलब एक्यूट एंगल्स को क्रिएट करें। बस ये एक मेजर फर्क है वेक्टर और 3D में। बाकी 3D के अपने फॉर्मूले हैं, अपना मामला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आया आपको। ये 3D का है। तो 3D में भी ये डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। भैया 3D में वेक्टर बनता है क्या, देखो 3D में वेक्टर नहीं बनता। वेक्टर अलग चीज है, लाइन अलग चीज है। अब आपको जो बात करनी है ना वो 3D में लाइन की बात करनी है। 3D में किसकी बात करनी है आपको, सिर्फ लाइन की। आपके सिलेबस में से सरफेस भी था, सरफेस को आप प्लेन कहते थे, कार्टेशियन प्लेन याद करो जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनती है, उस सतह को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो ये वो कैसे भी रखो, आप ऐसे रख लो, आप ऐसे रख लो। तो आपके सिलेबस में पहले प्लेन भी था,
लेकिन प्लेन को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। अब खाली किसको रखा गया है, लाइन को। लाइन पे गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में, आपको प्री बोर्ड में, बोर्ड में, हर में वही क्वेश्चन दिखता है। और 100% आपका 3D का क्वेश्चन आसान ही आता है, डोंट वरी, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। शुरुआत करें तो अभी आपके फिलहाल के लिए जो सीखना है वो ये है कि लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, एल प्लस माइनस एम, और ऐसा ही प्लस माइनस एन। ठीक है। अच्छा जी, इनका भी अपनी वो वाली इक्वेशन होती है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन इनकी भी है भैया। इसमें डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, इसमें भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उनको आप ए, बी और सी कंसिडर कर सकते हो। और ये डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ये आपके डायरेक्शन कोसाइन के साथ रिलेशन सेटअप भी करते हैं। मतलब एल अपॉन में ए इक्वल टू एम अपॉन में बी इक्वल टू एन अपॉन में सी। ये बात भी बिल्कुल सही है, 100%। हर लाइन के अपने डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे, अपना डायरेक्शन रेशियो भी होगा। भैया होगा तो सही, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि इस लाइन में ये डायरेक्शन, जैसे वेक्टर में पता चलता था भैया, मैं वेक्टर जैसे ही आप लिखते थे 3j और प्लस 5k, इसमें तो क्लियर पता चलता था भैया ये जो 2 3 5 है यही मेरे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते थे, हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, और फिर आपका यूनिट वेक्टर बनता था। यूनिट वेक्टर के जो आई जे के आगे जो लिखे रहते थे वही आपके क्या होते थे, डायरेक्शन कोसाइन। तो वेक्टर में तो समझ में आता था भैया, लाइन में आप बता ही नहीं रहे फॉर्म कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी लाइन की इक्वेशन, जिक्र करेंगे उस पर, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दो चीजें हैं लाइन में, और आप निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू से। अच्छा, फिर थोड़ा सा लाइन के बारे में और चीजें भी देखिए कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एक तरीका तो एंगल के थ्रू हो गया, जैसे वेक्टर में भी तो होता था, एक तो एंगल के थ्रू होता था, एक क्या होता था, यूनिट वेक्टर के थ्रू होता था, राइट, है ना, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। इसी तरीके से, अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, चलो तुमसे पूछ लेता हूं, तुम एक्चुअली में करते क्या, तो मुझे बताना। यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड तो बता दो, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। चलो मैं इनको चिंता, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, मैं बस आपको जस्ट दिखा रहा हूं। तो 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आई, और 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जे। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर देगा भी, है ना। हालांकि मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस जस्ट लिख रहा हूं खाली। और प्लस 5 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू के। जो बच्चे वेक्टर सीख लेते हैं ना जल्दी जल्दी, वो ये सब चीजें नहीं समझ पाते, इसलिए वेक्टर में टाइम लगाया है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ यार, ये जो चीज है ये एल है ना, और ये जो है ये क्या है, और ये क्या है, अच्छा ये जो 2 है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। मतलब कहीं ना कहीं कायदे से, मतलब जैसे ये ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, तो भाई मेरे को बात हो, मैं क्या ये फॉर्मूला नहीं लिख सकता यहाँ पे, एल इक्वल होगा ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, सही है। डायरेक्शन रेशियो कहता है कि भाई डायरेक्ट लाइन में यूनिट वेक्टर तो कुछ नाम की चीज होती नहीं, उसमें डायरेक्शन कोसाइन होता है और डायरेक्शन रेशियो होता है। अब वो ये कहता है कि भाई बात ये भी सही है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एल एम एन होते हैं, और एल को आप कॉस अल्फा से डायरेक्ट निकालोगे, जहां अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, एंगल होगा, किसके बीच में, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। नहीं आ रहा, अरे ये बड़ी सिंपल सी चीज है, वेक्टर में सिखाया मैंने। यहाँ अल्फा क्या होता है, यही तो होता है, 3 एक्सिस थी फिर एक लाइन बनती है, तो यही तो था अल्फा। और ये वाला क्या था, और ये क्या था, अरे ठीक है चलेगा भैया चलेगा, पर तू ये ध्यान तो रख। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, हम तो इसी की बात बड़ी रखी, गामा।
हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो उसके नाम पे थ्योरम दे दी थी 10वीं क्लास में, एक थ्योरम दी थी मैंने इसके नाम पे, महाबली थ्योरम, बीपीटी। इसको याद नहीं हो रही थी, इसको बीपीटी बोलते हैं, तेरे नाम पे थ्योरम। ना ना, आई थी इसको बीपीटी कर दी थी 10वीं क्लास। भूल गया तो क्या 10वीं होगी, अब याद रखना थोड़ी परमानेंट थोड़ी है। अब भाई कॉस अल्फा, और ऐसे ही आपके पास एम के लिए कॉस बीटा, और ऐसे ही कॉस गामा। मैं मतलब लिंक बना रहा हूं खाली, कि लाइन में डायरेक्शन कोसाइन भी आएगा, लाइन में डायरेक्शन रेशियो भी आएगा, इसमें वेक्टर नहीं बनेंगे, डायरेक्ट बात होगी। मैं आपसे डायरेक्ट लाइन, मैं आपको डायरेक्शन रेशियो दे दूंगा, और मैं आपसे बोलूंगा अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो मेरे लिए। मैं आपको एंगल दे दूंगा, मैं आपसे बोलूंगा मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताओ इसके। तो आपको समझना है कि आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्शन रेशियो क्या नाम लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है। अच्छा जी, अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के लिंक आपस में समझिए, कि अगर मैं कल को आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दूं तो आप मुझे डायरेक्शन रेशियो निकाल के दे दो, मैं आपको कल को डायरेक्शन रेशियो दे दूं तो आप मुझे डायरेक्शन कोसाइन, अगर मैं आपको एंगल दे दूं तो आप मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दे सकते हो या नहीं दे सकते, ये बता दीजिए। नहीं दे सकते? ये भी टाइम पास नहीं है, ट्रीट होगा तो हर बार ओछापन नहीं चलेगा। हाँ भाई, अगर मैं आपको एंगल दे दूं तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? सही है। अच्छा, अगर मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दूं तो क्या आप एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल, कॉस को परे के बीच में कॉस इनवर्स हो जाएगा, परे के जाएगा, अल्फा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, गामा निकल जाएगा, हो गया प्लस साइड। तो एंगल दे दोगे तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, डायरेक्शन कोसाइन दे दोगे तो एंगल निकाल लो। अब फिर मैंने बताया एक डायरेक्शन रेशियो नाम की भी चीज होगी लाइन में, ठीक है, जो कि उस लाइन पर पड़ने वाले किन्हीं भी दो पॉइंटों के एक्स वाई और जेडों का क्या होगा, माइनस होगा। सही है। अगर मैं लाइन पर अगर आपको कोई दो पॉइंट दे दूं, क्या आप डायरेक्शन रेशियो का जुगाड़ कर सकते हो? बिल्कुल, उनके एक्सओ को माइनस करके, वाईओ को माइनस करके, जेडो को माइनस कर। अच्छा, अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में लिंक सेटअप कर रहे हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया भी है। फॉर्मूला कहता है कि जी एल इक्वल टू में ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो, ये आई के आगे वाला ही था जो एल रिप्रेजेंट करता था, नहीं? पर इसके आगे प्लस माइनस लगाया, क्यों लगाया इसने प्लस माइनस? दो वैल्यूज आएंगी ना डायरेक्शन कोसाइंस की, तो प्लस वाली और माइनस वाली दोनों ऐसे रिप्रेजेंट। अच्छा, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल टू में प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और ऐसे ही एन इक्वल टू में प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कुछ ऐसा मामला। ये किस चीज का है भाई? ये रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का। मतलब भैया, अगर कोई हमें डायरेक्शन रेशियो दे दे तो हम किस चीज का जुगाड़ कर सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन कोसाइन दे दे तो डायरेक्शन रेशियो नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों में से निकाल नहीं पाएंगे। तो यहां से यहां एक्सेसिबिलिटी है, उल्टा नहीं। तो मतलब आप डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला एंगल्स के थ्रू, दूसरा डायरेक्शन रेशियोज के थ्रू। आ गया समझ? ठीक है, ओके। एलिमेंट सिखा दिया आपको, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो भी बता दिया मैंने आपको कैसे निकालते हैं। आइए चलिए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 11.1 बिल्कुल एलिजिबल है आप करने के लिए। एक्सरसाइज 11.1, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ अ लाइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अ लाइन, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको पास कराने में। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री
45 डिग्री विद x y and z axis respectively, find its direction cosine। डायरेक्शन रेशियो तो वो पूछेगा ही नहीं, एंगल देके डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछेगा वो आपसे, क्यों निकल ही नहीं सकते। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको लाइन पे 2 पॉइंट बताएगा, उससे निकलता है डायरेक्शन रेशियो। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक लाइन है जो कि एंगल क्रिएट कर रही है 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स। तो डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकलते थे, एक तो डायरेक्शन रेशियो के थ्रू और एक एंगल्स के थ्रू। आपसे क्वेश्चन में पहले क्या पूछा, एंगल्स के थ्रू, सिंपल है। ठीक है, आइए बनाते हैं फटाफट। प्लस माइनस भाई देखो इन्होंने, देखो प्लस माइनस अब नहीं लोगे आप, क्योंकि उन्होंने ना आपसे जानबूझकर इन्हीं एंगलों वाला पूछा है। अगर वो एंगल ना देता या कुछ और चीज देता, फिर आप कहते नहीं, ये लाइन के निकालो डायरेक्शन साइंस, तब आप दोनों कंसिडर करते। लेकिन इस केस में आपको एंगल अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है, तो फिर आप एक ही साइड वाले एंगलों की बात करें, अपोजिट वालों की बात नहीं करें। तो भाई कॉस अल्फा मतलब कॉस, मतलब आपको अल्फा बीटा गामा तो पता चली गया। हाँ भाई, अल्फा कितना है 90, बीटा कितना है 135 और गामा कितना है 45, सही है। अच्छा जी, मैं कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 निकालूंगा, ये एल होगा आपके पास। हाँ भाई, कॉस 90 कितना होता है 0। अच्छा, इसी तरीके से आप एम निकालेंगे कॉस 135। अब आप बताइए 135 कैसे निकालते, कैसे निकालते हो ये बताओ। बिल्कुल, आप इसको लिखते हैं कॉस 90 प्लस 45, 90 के इम्पैक्ट से, जो कि π/2 होता है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और 45 का 45 ऐसे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऐसे ऐसे मान लो। आप बताइए π/2 के इम्पैक्ट से कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में हो जाएगा ना। और 45 का 45, ये सिखाया मैंने, ये सिखा चुका हूँ ना, ये सिखाई है मैंने चीज, है ना। और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। π/2 में कुछ प्लस किया है, 90 को पार करा दिया। 135 एंगल कहां बढ़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा बिहेव करता है, तो आगे क्या आ जाएगा इसके। और साइन 45 कितना होता है, माइनस का 1/√, ठीक है। तो ये आप कुछ इसी तरीके सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर रहेगा आपके पास साइन 45, साइन 45 और आगे आएगा माइनस साइन 45 कितना होता है 1/√, तो यहाँ माइनस का 1/। अच्छा, इसी तरीके से गामा, हाँ भाई cos 45 मतलब 1/√, तो ये तो ठीक है। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो है 0, -1/√2, -1। ठीक है, सिंपल है मामला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज में भी घुमा रहा है, और जिस बच्चे को इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आया, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं कि क्वेश्चन कर जाएगा ही। देखिए क्या लिखा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which makes equal angles with coordinate axis, with coordinate axis। क्या मीनिंग है इसका,
मीनिंग बता दो भाई। डायरेक्शन कोसाइन निकालो किस लाइन के, उस लाइन के जो कि विच मेक्स इक्वल एंगल विद, भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हैं तुम पर, एक्स वाई और जेड, तीनों के साथ बराबर एंगल क्रिएट कर रही है आपकी लाइन, ऐसा वो कह चुका है। आप मुझे खाली उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखा दो। डायरेक्शन कोसाइन आपके, देखो मतलब आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके की है, और वो इसके साथ और इसके साथ बराबर एंगल क्रिएट कर रही है, मतलब आपका अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल है, यही है ना इसका मतलब भाई। अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है, इक्वल है, मतलब अल्फा तो अल्फा ही, बीटा को भी क्या लिख सकते हो अल्फा, गामा को भी क्या लिख सकते हो अल्फा, सही है। अच्छा मैंने एक रिलेशन बताया हुआ आपको कि एल स्क्वायर प्लस प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसी चीज के चलते हुए मैंने आपको यही बताया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी किसके इक्वल होगा। अच्छा तीनों अल्फा बीटा गामा तो सेम ही है, तो कहीं ना कहीं मैं तीनों को ही क्या लिख लूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर, फिर आप इसको 1/3 स्क्वायर को हटा दोगे तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/, और प्लस और माइनस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है उसने, चलो मैं मान गया ये वाले एंगल्स तो बराबर हैं, मान गया। अच्छा इसके अपोजिट वाले भी तो बराबर ही होंगे, तो मान लीजिए एक तरफ वाले 60 60 60 हैं, तो दूसरी तरफ वाले 120 120 120 ही होंगे, 180 माइनस करोगे उसमें से। अच्छा तो दोनों तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ के एंगल्स कंसीडर, मतलब डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों तरफ के लेने पड़ेंगे ना आपको। तो आपका कॉस अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है, तो मेरे ख्याल से एल जो है इस केस में आप प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे, तो मतलब आपके पास प्लस माइनस 1/√3, और एम बी प्लस माइनस 1/√3, और एन बी प्लस माइनस में 1/, बता दीजिए नहीं आ रहा तो, नहीं है, अरे बोल दो नहीं आया भैया कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दी तुमने, अब मुझे एक चीज और बता दो ना, फिर एल किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा की तो बराबर, कॉस अल्फा की वैल्यू तो तुम निकाल के बैठे हो। भैया फिर एम के लिए तो कॉस बीटा चाहिए, अरे चाहिए तो सही, लेकिन बीटा ही तो अल्फा है, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम तो ये कॉस बीटा भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस अल्फा में। कॉस अल्फा की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल के बैठो, इसलिए एम की वैल्यू भी यही है, एल की वैल्यू भी यही है, और एन की वैल्यू भी यही आएगी। अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं तो आपको अल्फा बीटा गामा तीनों को सेम कर देना है, और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड वाला, ठीक है। और आपके जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें प्लस माइनस, एक में रहेगा, एक में माइनस वाले रहेंगे, एक में प्लस वाले रहेंगे, एक में दोनों रहेंगे, तो आपको दोनों वाले उठाने हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं भाई हम, देखिए क्या लिखा है थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, ये आप लोग अभी करेंगे खुद, हैज डायरेक्शन रेशियोज -18 12 और -4, then what are its direction, कोसाइन, ये पूछा है। देखिए भाई, तो ये वाला तो कर ही लोगे आप लोग थर्ड वाला, ठीक है। देखो आप लोग इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यूज चलाइए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे वाले से मैच कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज चलाइए, उससे आपका आंसर गलत नहीं आएगा। पर अगर आप ये पूछ रहे हैं जेन्युइन चीज क्या है, तो आंसर है कि आपको प्लस माइनस दोनों कंसिडर करने चाहिए, दोनों ही कंसिडर करने, ठीक है। बट आप फिलहाल के लिए इनको इग्नोर करते हुए प्लस चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, सही आएगा आपका।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर देते हैं। देखिए 4 में क्या लगा है, कोलिनियर प्रूफ करना है, दो लाइनों को कोलिनियर, अच्छा 3 पॉइंटों को कोलिनियर, सॉरी, शो दैट द पॉइंट 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7 आर कोलिनियर, ये पूछा गया। तो भाई 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। आज से बोला जा रहा है कोलिनियर प्रूफ कर दो। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक को ए मानिए, एक को बी मान लीजिए और एक को सी मान लीजिए। और आप क्या करिए, जैसे हमने वेक्टर्स में किया भी है, आप ए बी वेक्टर बना दीजिए। क्या वेक्टर से भी हो जाएगा, वेक्टर में भी हमने 3 पॉइंटों को कोलिनियर करके दिखाया। लाइन की बात कर रहे हैं तो फिर डायरेक्शन रेशियो बनेगा डायरेक्ट, मतलब लाइन ए बी का, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। फिर A1 B1 C1, A1 कैसे निकालेंगे आप, x2 माइनस x1, B1 कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, मैं तो कह रहा हूं ए बी एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट पता है मुझे, क्या मैं उनके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। लाइन पे x1 और x2 किसी को भी ले सकते हैं या फिक्स करने पड़ेंगे। भाई वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं आप, लेकिन एक बार जो फिक्स कर दिए फिर नहीं चलाइए, ठीक है। और पीछे वाले को एनसीईआरटी जो फॉलो करती है, वो आगे वाले को x1 y1, पीछे वाले को x2 y2 ऐसे कर। तो भाई -1 -2 कितना आ जाएगा आपके पास, -3। ऐसे y2 कितना है, -2 -3 कितना आ जाएगा, -5। ऐसे z2 1 -4 कितना आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 डायरेक्शन रेशियोज निकल आए। ऐसा ही आप किसके साथ करिएगा, लाइन BC के साथ, उसके भी अपने डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, हर लाइन के अपने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो A2 B2 और C2, A2 का फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, हाँ भाई बताइए x2 कितना आ जाएगा, 5 -1, y2 कितना हो जाएगा, 8 + 2 10 और z हो जाएगा 7 -1 that is 6। ये बनने के बाद फिर आपको इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल से क्या हो जाएगा, पैरेलल से ये हो जाएगा कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, एंड बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब एक लाइन यहाँ एक लाइन मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन अगर दोनों की दोनों कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं तो इसका मतलब वो एक ही सिधाई पर है, और अगर वो एक ही सिधाई पर है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट भी एक ही सिधाई पर है, और आपका कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो वेक्टर से अच्छा भी मैं तो कहूंगा लाइन के थ्रू करो, ठीक है। अच्छा, दो लाइनों को पैरेलल प्रूफ करने का फॉर्मूला भी अपना वही है जो वेक्टरों का था, A1/A2 इक्वल आना चाहिए B1/B2 इक्वल आना चाहिए C1/C2। और ये सिर्फ डायरेक्शन रेशियो से ही नहीं होता, बल्कि डायरेक्शन कोसाइन से भी हो जाता है, L1/L2, M1/M2 और N1 ऐसे भी हो जाता है। मतलब जो काम आपके डायरेक्शन रेशियोज करते हैं ना, वो काम डायरेक्शन कोसाइन बेझिझक करता है, लेकिन जो काम डायरेक्शन कोसाइन कर सकता है वो सारे काम डायरेक्शन रेशियोज नहीं कर सकते। जैसे L² + M² + N² 1 बनता है, ये काम आप डायरेक्शन रेशियो से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है। परपेंडिकुलर के लिए क्या हिसाब किताब था, A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 = ये डायरेक्शन रेशियो का है। ऐसी डायरेक्शन कोसाइन का भी है, L1/L2 + M1/M2 + N1/N2 = ये भी अलाउड है।
तो आपको क्या करना है, अब आपको दोनों लाइनों को क्या शो करवाना है, पैरेलल। पैरेलल शो करवाने के लिए मैं रेशियोज को इक्वल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं A1/A2 का रेशियो निकाल रहा हूँ, कितना, -3/6, काट पीट के रेशियो कितना है, 1/2। B1/B2 रेशियो कितना है, -5/10, रेशियो कितना है, -1/, और C1/C2 रेशियो कितना है, -3/6, काट पीट के रेशियो। तो आप गौर करिए तीनों रेशियोज कैसे, तो आप कह दोगे कि लाइन ए बी, हेंस लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन बी सी and they are sharing and they have B as common point। दोनों का कॉमन पॉइंट भी है, कौन, B। सो A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट। भाई पैरेलल तो ठीक है, बट दोनों का सेम पॉइंट भी है, तो इसका मतलब वो एक ही सिधाई में है, और जब वो एक ही सिधाई में है तो उस पर पड़ने वाले पॉइंट भी कैसे है, कोलिनियर है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हिसाब किताब आपको सेटअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक क्वेश्चन और रहेगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -2। क्या मतलब है इसका, ये और बता दो मुझे। डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, किसके, साइड्स के। कौन सी साइड्स के, उन ट्राइंगल्स की साइड्स के जिनके वर्टेक्सेस हैं ये और ये। मतलब एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टेक्स हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। ए क्या है आपके पास, 3, 5, -4। बी कौन सा पॉइंट है, बी आपके पास जो पॉइंट है वो है -1, 1, 2। सी जो है वो कौन सा है, -5, -2। आपको क्या बताना, इन तीनों साइडों के डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले तो आप ए बी बनाइए, उसका ए पॉइंट बना दीजिए, बी पॉइंट बना दीजिए, क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो। क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो। पहले डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे, ABC निकल जाएगा, फिर आप उससे क्या निकालिएगा, डायरेक्शन कोसाइन, A/√ऑफ A² + B² + C²। ठीक है, तो आपको इसको लिखना कुछ इस तरीके से कि ये लिखने के बाद आप लाइन AB के बारे में बात करो और इसके निकालिए A1, B1 और C1। A1 कितना हो जाएगा, 3 + 1, 4। हाँ भाई, 5 - 1, 4, फिर -4, -2, -6। ये निकलने के बाद फिर आप इसके निकालिएगा L। आप एक काम करिए, मैं तो आपको गाइड करूंगा, पहले ही क्या निकाल के रख लीजिए, √ऑफ A² + C²। इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लो भाई, फिर बस अपॉन अपॉन में लगाते चलना, तो मामला सीधा सीधा निकल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन उसको L1, M1, N1 बना लेना, फिर ऐसे A और C के निकालिएगा, ऐसे ही B और C के निकालिएगा। तो मतलब पहली एक्सरसाइज जो है वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और एंगल्स के बीच में है। बस कोई इक्वेशन नहीं सिखाई तुम्हें अभी तक लाइन की, बस 3 चीजों पर बात चल रही है कि लाइन एंगल कैसे डील करती है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं। उसके बाद आपको इसमें कोलिनियर और सिखाया उन्होंने, कोलिनियर के लिए लाइनों को पैरेलल करना सिखाया, पैरेलल के लिए A1/A2 = B1/B2 =
C1 अपॉन C2 सिखाया। फिर लाइनों को परपेंडिकुलर भी बता दिया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और लाइनें क्या हो जाएंगी, इक्वल टू 0 आ गया तो परपेंडिकुलर। समझ में आया? कल हम सीखेंगे लाइनों की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आज आपके पास पहली एक्सरसाइज है, निपटाओ इसको। 11.1 11 11 11.1 एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए बहुत है आज के लिए।